राम विद्याश्री न्यास संस्था द्वारा मुझे अवसर दिया गया बोलने के लिए कृतज्ञ हूँ। और इस संस्था ने हमेशा लगातार संस्थाओं में साहित्य के विकास के लिए काम किया है। और आज जो विषय है मैं पहले तो पंडित विद्यानिवास जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। उसके बाद स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में भारत की स्थितियाँ, क्या आकांक्षाएँ, क्या इच्छाएँ थीं, उसके बारे में मैं अपना वक्तव्य पढ़ूँगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में लोकतंत्र के प्रति एक प्रकार का ऐसा उत्साह पैदा हुआ जो प्रारंभिक स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद उपन्यासों में अनेक प्रकार के आदर्शों और आकांक्षाओं के रूप में सामने आया। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और दूसरे मूल्यों के प्रभाव में उपन्यास लिखे गए, किंतु बहुत जल्दी इन आदर्शों के प्रति मोहभंग होना आरंभ हो गया। इसका कारण यह भी है कि ज़्यादातर साहित्यकार भावी विडंबनाओं की परिकल्पना पहले ही कर लेते हैं। जनता ज़्यादा दिनों तक आदर्शों के प्रति उत्साहित रहती है, पर लेखक अपनी गहरी सोच के कारण बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। भारतीय समाज को जब सत्ता मिली तो देश में दरिद्रता अधिक थी और इसलिए जो सरकार के तंत्र में महत्वपूर्ण अधिकारी हुए, उन्होंने सबसे पहले अपने दारिद्र्य को दूर करने के लिए घूस देना शुरू किया। उनके माध्यम से चुने हुए नेता भी पथभ्रष्ट हो गए। यही कारण है कि स्वातंत्र्योत्तर लगभग सभी उपन्यासों में देश का यह चरित्र अनेक तरह से चित्रित दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ आधुनिकता एवं बौद्धिकता के परम प्रवाह के कारण पारिवारिक जीवन के आदर्शवादी मूल्य धीरे धीरे मुट्ठी में आए रेत की तरह फिसलने लगे और स्त्री पुरुष के बीच में तीसरे चौथे संबंधों की गूंज जगह जगह कथा में आने लगी। धन के प्रति अत्यधिक भूख सहसा सदियों की गरीबी के कारण सामान्य जनता में उभरती गई और इस उभार वेग से चरित्र पतन बड़ी तेजी से उभरने लगा। स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों का यह स्वरूप कितना भी दुखदायी हो, पर है तो सच। एक और प्रवृत्ति लेखकों में आई, वह व्यंग्य की अधिकता। एक जमाने में डॉक्टर नगेन जैसे आलोचक ने यह कहा था कि हिंदी में हास्य एवं व्यंग्य की कमी है, पर स्वतंत्रता मिलने के बाद यह हास्य एवं व्यंग्य अधिक दिखाई पड़ता है। यद्यपि भारतीय एवं द्विवेदी युग में ही हास्य एवं व्यंग्य था, पर उसमें शुद्ध हंसी तथा अंग्रेजों के प्रति व्यंग्यात्मक भाव था। उसमें सामाजिक राजनीतिक विडंबनाएं नहीं थीं, जबकि स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों का व्यंग्य मूल्यों के क्षरण जन विडंबनाओं का परिचायक है। हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल आदि का नाम इसलिए ज़्यादा उजागर हुआ क्योंकि इस प्रकार के लेखक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की विडंबनाओं को गहरी यथार्थ दृष्टि से देखने वाले लेखक थे। स्वतंत्रता के बाद आंचलिक उपन्यासों का भी दौर आया, जिसमें मैला आंचल इसका प्रतिनिधि रूप है। मैला आंचल के लोगों के आचार विचार में नैतिकता, अच्छाई के साथ साथ अनैतिकता, कुरूपता तथा बुराइयों आदि का प्राधान्य है। गांववासियों के जीवन का रेवण ने उसकी समस्त दुर्बलताओं एवं सबलताओं के साथ चित्रण किया है। रेवण के अनुसार इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, गुलाब भी है और कीचड़ भी। इसमें गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, बाह्याडंबरों, अंधविश्वासों आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय उपन्यास, हिंदी उपन्यास अनेक तरह से संचालित होते हैं, जिसमें व्यंग्य के साथ साथ आंचलिकता और नए संबंधों के उतार चढ़ाव का भी चित्रण किया गया है। और इसके साथ साथ गांव का जिक्र, विस्थापन जो आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी समस्या थी, सांप्रदायिकता, विभाजन की त्रासदी से उपजा हुआ जो दृश्य था, इन सब को हिंदी उपन्यास अपने कलेवर में नए तरीके से सामने रखता है। उनकी समस्याओं को भी सामने रखता है और उनके समाधान को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से जीवन में कई तरह के बदलाव हुए, कई तरह की समस्याएं आई, कई तरह की चुनौतियां आई, उसी तरह से हिंदी उपन्यासों ने भी अपने रूप को, अपने स्वरूप में एक बड़े परिवर्तन किए। पारिवारिक उपन्यास भी लिखे गए, सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए, राजनीतिक उपन्यास महाभोज मन्नू भंडारी ने लिखा। इस तरह से
जैसे जैसे जीवन में बदलाव हुआ, जैसे जैसे समाज और देश में बदलाव हुआ, उसी तरह से उपन्यासों का विषय वस्तु, विषय क्षेत्र भी बदला। बलचमा उपन्यास में पिता पर आम बाग से अमियाँ तोड़ लेने के कारण पाशविक अत्याचार करना, पिता लालचंद को बांध कर मारना, फिर उसकी ज्वर से मृत्यु हो जाना, इस तरह के भी विषय वस्तु को उपन्यासों ने अपना क्षेत्र चुना। स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में सामाजिक विषमताओं के भी चित्र पर्याप्त दिखाई देते हैं। खासकर भारतीय कृषकों की स्थिति आंचलिक उपन्यासों की मुख्य विशेषता रही है। किसानों की दयनीय स्थिति, शोषण, घुटन का चित्रण, ये सारी चीज़ें उपन्यासों में शामिल किया गया। वृंदावन लाल वर्मा ने स्वातंत्रोत्तर ग्रामीण जीवन के यथार्थ को अमरबेल नामक बृहद उपन्यास में चित्रित किया है। वैसे वर्मा जी अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन खेल और अचल मेरा कोई में व्यक्त ग्रामीण जीवन के प्रति उनकी संप्रति को रेखांकित किया गया। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी लोकोन्मुख ग्रामीण जीवन के यथार्थ का धकता दस्तावेज है। इस उपन्यास में भोजपुरी इलाके के करैता गांव के माध्यम से स्वातंत्रोत्तर गांव की वर्ण व्यवस्था पर आधारित जात प्रथा की विषमता को अत्यंत यथार्थपरक ढंग से रेखांकित किया गया। स्वातंत्रोत्तर काल की जमींदारी उन्मूलन, पंचायती राज की आड़ में एक नई बिरादरी और नए रिश्ते पनपने लगे हैं, इसलिए सब लोगों की अलग अलग वैतरणी बन गई, उसे अलग अलग ढंग से पार करना चाहते हैं। लेकिन करैता गांव की जो स्थिति बन चुकी है, उसमें लेखक ने वैतरणी को पार करने का एक ही रास्ता संकेतित किया है। अवसरवादी दल बदलुओं और चुनावी हथकंडों के माहिर लूट खसोट में सक्रिय लोगों को परे हटाकर ऐसे कुशल परोपकारी व्यक्ति को सरपंच बनाया जाए जो ग्रामीण असामाजिक तत्वों से निपटने में समर्थ हो। साथियों, उपन्यास भारत की स्वतंत्रता के बाद पंचायती राजों का विकास होना और साथ साथ विदेशी आक्रमण होना, नए नए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होना, इस तरह से इतने भयभीत रूप में भारत हमारे सामने उपस्थित है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए और हिंदी साहित्य के उपन्यासकारों के लिए एक नई चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती को स्वीकार किया गया और अनेक विषयों पर, अनेक क्षेत्रों पर उपन्यास लिखे गए, जिसके एक रामदरस मिश्र का उपन्यास जल टूटता हुआ स्वातंत्रोत्तर ग्रामीण जनजीवन के विषाक्त वातावरण का यथार्थ चित्रण है। कथा का मुख्य केंद्र गोरखपुर जिले का तिवारीपुर और उसके निकट के कुछ अन्य अविकसित गांव हैं। जात प्रथा, दहेज प्रथा आदि विकृतियों के साथ स्वातंत्रोत्तर राजनीतिक व्यवस्था, विशेष रूप से प्रजातंत्रीय चुनाव पद्धति ने ग्रामीण जीवन को विशेष रूप से संत्रस्त कर दिया। साथ ही स्वातंत्रोत्तर उपन्यासों में राही मासूम रजा का आधा गांव 1966 में प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास है। इसमें गाजीपुर के गगोली नामक गांव के सिया मुसलमानों के 10 परिवारों को मुख्य आधार बनाया गया है, इसलिए इसका नाम आधा गांव शीर्षक दिया गया। लेकिन कथाक्रम के में गांव की सभी ऊंची नीची जातियां इसमें आ जाती हैं। उपन्यासकार ने 1937 से 1952 तक के 15 वर्षों के कालखंड में होने वाली विशिष्ट घटनाओं का सिया मुसलमानों पर पड़ने वाले प्रभाव को मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम और भारत पाक के विभाजन के संदर्भ में अंकित किया गया है। भारतीय इतिहास में विभाजन एक बड़ी त्रासदी है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव मन को आज भी भयावह रूप से झकझोरा है। यशपाल ने झूठा सच में वतन और देश खंड में देश की आज़ादी और देश के बंटवारे के परिणाम स्वरूप उपजी सांप्रदायिक हिंसा की त्रासदी का बहुत सजीव और दहलाने वाला चित्रण किया है और देश का भविष्य खंड में इसके प्रभाव और समस्याओं पर विचार करते हैं। इस प्रकार कमलेश्वर ने लौटे हुए मुसाफिर में पाकिस्तान के नाम पर चले गए मुसलमानों के मोहभंग का अंकन किया है। राही मासूम रचा ने आधा गांव में स्वतंत्रता प्राप्त के समय सांप्रदायिक तत्वों का भारतीय समाज, विशेषता मुसलमानों के जीवन पर पड़े प्रभावों का विशद रूप से चित्रण किया है। भीष्म साहनी ने तमस में उन स्थितियों को और कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है जो देश के विभाजन और सांप्रदायिकता के मूल में थे। उनका मानना है कि सांप्रदायिकता की आग फैलने में ब्रिटिश शासन और उनके मुसलमानों का हाथ था और वह एक बनी बनाई योजना का अंग था।
इसका जीता जागता उदाहरण अंग्रेज अधिकारी द्वारा मंदिर के सामने गाय और मस्जिद के सामने सुअर का शव फेंकवाना कर सांप्रदायिकता की लकड़ी को चिंगारी देना है। विभूत नारायण राय का उपन्यास शहर में कर्फ्यू अपनी अपनी आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान तब्दील हो जाता है। जिस क्षेत्र में हिंदू अधिक थे वह इलाका हिंदुस्तान, जहां मुस्लिम अधिक थे वह इलाका पाकिस्तान जैसा बन जाता है। ऐसे तमाम संघर्ष की परिस्थितियां उपजती हैं। एक कर्फ्यू किस तरह लोगों की जिंदगी बदल देता है। इसी कर्फ्यू के कारण इलाज न होने से सईदा जैसी कितनी माओं की बेटियां की मृत्यु हो जाती है। इस कुल मिलाकर यह कहना है कि हिंदी उपन्यास अपनी विभिन्न तरह की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक नया कलेवर, नए शिल्प के साथ हमारे सामने उपस्थित है। आप जानते हैं कि समय बहुत कम है, फिर भी भारतीय उपन्यासों को स्वतंत्रता के बाद लिखे गए उपन्यासों पर नए तरीके से हम विश्लेषण कर सकते हैं, उसे नए आलोक में देखा जा सकता है और हम उस पर लगातार विश्लेषण, लगातार आलोचना लिखी जा सकती है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य यही है कि इस माध्यम से हम नए नए बिंदुओं को स्थापित करने का काम करें। आपने हमें अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।